और चलिए बात करते हैं मनीष सर से, जो कि केमिस्ट्री के टीचर है और इनसे जानते हैं केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट लगता है, स्पेशली मैं भी बता रही हूँ, मुझे भी लगता है। तो इनसे जानेंगे और मुझे नहीं लगता है कि सर से ज़्यादा हम सवाल कर पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री वाकई में बहुत हार्ड लगता है। तो सर आप बताइए कि जो केमिस्ट्री हार्ड होते हैं उनमें फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं और फार्मूला को याद करने में जो होता है बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, तो किस तरह से उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली जो भी फार्मूला होता है वो फार्मूले बनाए जाते हैं। याद करने के पीछे हम लोग पढ़ेंगे तो आज के डेट में 10 लाख से भी अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि लैब से प्राप्त होता है। तो बच्चे कितना ज़्यादा याद करेंगे? 10 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उन सब का फार्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, जो कि पॉजिटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल हो गया, इनके आधार पर कंपाउंड का फार्मूले का फॉर्मेशन किया जाता है। और जब बच्चे फार्मूला बनाने लगते हैं तो फिर जो है उनके अंदर एक क्रिएशन आ जाता है। तो यही चीज़ केमिस्ट्री को लोग बोलते हैं कि हार्ड होता है, लेकिन अगर उसके बेसिक को ले करके चला जाए, उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से ले करके चला जाए, तो उतना ही केमिस्ट्री मज़ेदार सब्जेक्ट भी है। प्रॉब्लम होता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है: फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में बच्चों को थ्योरी में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स से रिलेटेड होने के कारण फिज़िकल केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। लेकिन फिज़िकल केमिस्ट्री में उन लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो न्यूमेरिकल्स बनाने का कुछ आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के तरीके से हम लोग चलते हैं तो बच्चे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। जैसे अभी तक अपने 10 साल के, चूँकि मुझे जो है केमिस्ट्री पढ़ाते हुए 10 साल होने जा रहा है, इस शहर में भी, जिस शहर में मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस शहर में भी कुछ सालों में मैंने देखा कि चूँकि ये जो है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ इलाका है और बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनको कि 9th 10th में ढंग से जो है साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, फिर भी वे बच्चे आसानी से जो है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। उसका कुछ कॉन्सेप्ट हमने प्रिपेयर किया कि इस कॉन्सेप्ट से अगर बच्चों को मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तो वे अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को जब मैंने लागू किया यहाँ पर, तो हमने देखा कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी, इंग्लिश मीडियम वाले तो आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी अगर थोड़ा सा ढंग से सिखा दिया जाए तो वे अच्छा से न्यूमेरिकल्स खुद से बनाने लगते हैं। और उनको मैं बताता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ कि अगर आप इस प्रकार से बनाइएगा तो न्यूमेरिकल्स आपसे भी खुद जो है नए नए न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। तो उसका कुछ मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ और उसको बच्चे फॉलो करते हैं और अच्छा करते भी हैं। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो आप खुद की तरफ से बनाते हैं ताकि बच्चों को इजी? खुद से बनाते हैं ताकि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि मैं जो है किसी बुक के माध्यम से उसको बना रहा हूँ तो हार्ड लग रहा है। तो इसलिए मैं खुद का जो बना हुआ कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चों के सामने जो है प्रोड्यूस करता हूँ और बच्चे उसको फॉलो करते हैं और उनसे खुद से न्यूमेरिकल्स बनने लगता है। और उसके बाद धीरे धीरे, चूँकि जो न्यूमेरिकल्स बनाने का कॉन्सेप्ट है वो न केवल एक चैप्टर में लागू होता है, फिज़िकल केमिस्ट्री का जितना चैप्टर है उसमें वही कॉन्सेप्ट चलता है। तो सेम कॉन्सेप्ट चाहे कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊँ, 11th का कोई भी फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर हो या 12th का कोई भी फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर हो, कॉन्सेप्ट एक ही है न्यूमेरिकल्स बनाने का। उसको जो है मैं एक बार कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ और वही प्रत्येक चैप्टर में रिपीट होते रहता है, तो बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। एक चैप्टर में नहीं सीखे, दूसरे चैप्टर में सीख गए, तो इस प्रकार से आगे आने वाले चैप्टरों में उनसे खुद से न्यूमेरिकल्स बनने लगता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को रिएक्शन कराने में प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये जो है सबका जो है चक्कर होता है। ठीक है, एक केमिस्ट्री का चक्कर करके कुछ जो है पोयम चल रहा था और उसको जो है हमने भी सुना। सासाराम में जो है एक फिजिक्स के सर हैं, SK सुमन सर, जो कि फिजिक्स के पावर स्टार कहे जाते हैं, तो उनके द्वारा हमारे भी कानों तक जो है वो केमिस्ट्री का चक्कर पहुंचा। बच्चों के माध्यम से उन्होंने कभी अपने क्लास में उसका चर्चा किया। तो प्रॉब्लम ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं बनाने का
कि बच्चों को रिएक्शन का मेथड जो है, बच्चे मेथड को नहीं सीख पाते और डायरेक्ट रिएक्शन बनाते हैं। कुछ मैकेनिज़्म है, हर रिएक्शन का अपना कुछ पार्टिकुलर मैकेनिज़्म होता है और उस मैकेनिज़्म का कुछ पार्ट 11th में पढ़ना है और कुछ पार्ट 12th में पढ़ना है। तो कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो कि 11th पढ़े ही नहीं है, डायरेक्ट 12th में आ जाते हैं, तो वो रिएक्शन मैकेनिज़्म के रूल्स से तो वो वंचित रह गए। अब वो डायरेक्ट 12th में आए तो उनको रिएक्शन कराने में प्रॉब्लम होती है। तो यही प्रॉब्लम बच्चों को जो है कि थोड़ा सा लगता है कि केमिस्ट्री हार्ड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर सिस्टम से चला जाए, अगर जो भी रिएक्शन का मैकेनिज़्म है, अगर उस रूल्स को बता करके बच्चों को बताया जाए तो बच्चे आसानी से रिएक्शन भी बनाने लगते हैं। और थोड़ा सा यही है कि कुछ मैकेनिज़्म ऐसे हैं जो कि बहुत लॉन्ग है, तो उनको शॉर्ट करके बता देने पर बच्चे, अगर अपनी भाषा में बता दिया जाए तो बच्चे सीख जाते हैं और रिएक्शन के प्रोडक्ट भी उनसे बनने लगता है। सर, जिन बच्चों का केमिस्ट्री में नॉलेज जीरो है तो उनको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से उनको उस चीज़ में नॉलेज गेन करना चाहिए, आप क्या प्रोवाइड करेंगे? अगर केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो है तो उनको सबसे पहले तो एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नाम की बुक आती है। उस बुक को पूरे स्टार्टिंग पेज से लेकर के लास्ट पेज तक बिल्कुल जो है उसको स्टडी करना चाहिए। अगर 10th पास करके कोई भी बच्चा 11th 12th में जाता है तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक बुक होती है, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसी पर आधारित जो है हमने भी अपना कुछ मटेरियल्स प्रिपेयर किया है, मैं अपने बच्चों को उसको प्रोवाइड करता हूँ। थोड़ा सा उसमें जो है अपने लैंग्वेज का, अपने कॉन्सेप्ट का मैंने यूज़ किया है। तो उससे क्या होता है कि उनका केमिस्ट्री का जो वीक पोर्शन है, जो बेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। सर, आपने बताया है कि जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का बुक आता है वो अगर बच्चे सेल्फ पढ़ेंगे तो वो तो उसे रट लेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके लिए जो है अगर टीचर के द्वारा वो सीखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, आसानी से सीख जाएंगे। वो सिखाया हुआ चीज़ उनको याद भी रहेगा, रटी रटाई हुई चीज़ से बेहतर होगा। तो बुक से अगर सेल्फ स्टडी कर पाते हैं तो अच्छा है, लेकिन वो आपने ठीक बोला कि अगर उसको डायरेक्ट वो स्टडी करते हैं तो रट लेंगे। तो उसका भी कुछ सिस्टम है, अगर टीचर के द्वारा वो सीखते हैं तो थोड़ा सा उसमें उनको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आसानी से सीख जाएंगे और ज़्यादा उनको लेबर नहीं पड़ेगा। बच्चों का माइंड सेटअप कैसे करते हैं केमिस्ट्री के लिए? जो बच्चे सोचते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि काफ़ी हार्ड सोचते हैं कि काफ़ी हार्ड है, तो माइंड सेटअप कैसे करते हैं कि इसको इजी वे में लो? क्योंकि अगर किसी का माइंड सेटअप करना है तो सबसे पहले उसको आसान बनाना पड़ता है। तो आप केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए किस तरह से बच्चों का माइंड सेटअप करते हैं? बच्चों को मैं पहले मोटिवेट करता हूँ और डायरेक्ट ये बोला जाएगा कि नहीं ये हार्ड नहीं है तो बच्चे उस पर बिलीव नहीं करेंगे। मैं उनका जो सबसे प्रॉब्लम होने वाली जो भी टॉपिक होती है उस टॉपिक को उठाता हूँ और उन्हें बच्चों को सिखाता हूँ। स्टार्टिंग क्लास में जो बच्चे नहीं जानते हैं, पहले तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, अगर वे लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैं उस टॉपिक को उठा करके उनके सामने जो है बिल्कुल उन्हें सिखाता हूँ। 1-2 क्लास में जब सिखा देता हूँ तो फिर आगे जो है मैं बोलता हूँ कि आगे आने वाला जो भी टॉपिक है जब आपको आएगा तो इसी प्रकार से हम लोग सीखते चल जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चे जब सीख जाते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक को, जो उनको नहीं जानकारी है उसको वो सीख गए, तो अब उनको जो है थोड़ा मेरी बातों पर विश्वास होता है कि नहीं, लगता है ये सर फेंकू नहीं है, आगे भी आने वाले चैप्टर में हमको सिखा देंगे या आगे आने वाले टॉपिक में सिखा देंगे। तो थोड़ा सा बच्चों के अंदर एक विश्वास कायम करना पड़ता है पहले उन्हें सिखा करके। तो इस प्रकार से बच्चे जब सीखते हैं तो उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है और फिर वो हमारी बातों पर विश्वास करते हैं और आगे फिर धीरे धीरे चलते अगर 11th 12th दोनों साल जो है अच्छे से वे लोग पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री में अच्छा करते हैं। बिकॉज़ हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, आज के डेट में सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ इंजीनियरिंग और मेडिकल क्वालिफाई कर भी गए और कुछ अभी कर भी रहे हैं। तो कुछ बच्चे नीट भी क्वालिफ़ाई किए हैं, जेईई मेन भी क्वालिफ़ाई किए हैं। तो वे लोग अपनी जगह पर बहुत अच्छे जगह पर जो है वे सक्सेस हैं। तो उन लोगों को भी मैंने उसी प्रकार से गाइड किया हूँ और उसी पैटर्न पर इन बच्चों को भी लेकर के मैं चलता हूँ। जी, आप लोग तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो अच्छा मार्क्स रिसीव कर सके, अच्छा नॉलेज रिसीव कर सके? सेल्फ स्टडी में बहुत पावर होता है। कहा जाता है कि
दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बूते इंसान कठिन से कठिन मार्ग को भी आसान और अपने अनुकूल बना लेता है। तो बच्चे कोचिंग क्लास के अलावा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो पढ़ाई हुई चीज़ें मैक्सिमम कोई भी अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको अगर क्लास में पूरे अच्छे तरीके से सिखा दिया जाए तो 10 दिन नहीं 15 दिन तक उसके माइंड में रहेगा, या खूब अच्छे तरीके से सिखा दिया जाए तो एक मंथ तक उसके माइंड में रहेगा। लेकिन उसके बाद ये ह्यूमन का नेचर है कि उसके माइंड से मिस होना जो है लाजमी है, क्योंकि हम लोग तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है नहीं, कुछ ऐसे जो है जीनियस लोग पैदा होते हैं वो प्रकृति का देन है। लेकिन एवरेज, चूँकि हम लोग एवरेज हैं, तो एवरेज कोई भी बच्चा होता है या कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके माइंड से मिस होना जो है थोड़ा सा लाजमी है। तो इसलिए बच्चों को सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए कि जो भी अगर क्लास में चीज़ें पढ़ाई हो गई उनको घर पर जो है रेगुलर कम से कम, अगर मैट्रिक के बच्चे हैं तो 2 घंटा तो कम से कम बनता है कि 2 घंटा वे क्लास के बाद 2 घंटा अपना सेल्फ स्टडी करें। अगर 11-12 के बच्चे हैं और थोड़ा सा आगे चाहते हैं कि नहीं हम जो है कंपटीशन के फील्ड में भी अच्छा जो है प्रिपरेशन करें, इंजीनियरिंग मेडिकल के फील्ड में भी अच्छा जो है हम करें, तो उनके लिए तो 4 से 5 घंटा बनता है कि वे घर पर सेल्फ स्टडी करें। ये इससे क्या होगा कि उनके अंदर का पावर डेवलप होगा और एक एबिलिटी भी जो है डेवलप करेगी, ताकि उनको लगेगा कि नहीं जो है हमने जो भी चीज़ें पढ़ा वो अब हम पढ़ लिए हैं। क्योंकि क्लास में कोई भी चीज़ एंड हो गया, अगर कोई चैप्टर समाप्त हो गया तो टीचर का चैप्टर समाप्त हो गया, टीचर की तरफ से चैप्टर समाप्त हो गया। ये नहीं कि स्टूडेंट का चैप्टर समाप्त हो गया। स्टूडेंट का चैप्टर तब समाप्त होगा जब वो स्टूडेंट उस पढ़ाए हुए पूरे चैप्टर पर अपना कमांड कर ले, पूरे अच्छे से उसको स्टडी करके रिवाइज करके उसको अच्छे से उसको कमांड में कर ले, तब वो उस बच्चे को समझना चाहिए कि मेरा वो चैप्टर समाप्त हो गया। ये नहीं कि क्लासरूम में चैप्टर कोई समाप्त हो गया तो उसका चैप्टर समाप्त हो गया। उसके लिए वो चैप्टर तब समाप्त होगा जब उस चैप्टर को वो अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले, ताकि कोई भी कहीं से भी उस चैप्टर से उठा करके क्वेश्चन करे तो आसानी से जो है जवाब दे दे। तो अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो वो निश्चित रूप से आगे जा कर के अपने कैरियर में जो है अच्छा डेवलप करेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आकाश सर से, जो कि बायो के टीचर है और ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बायो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं बायो, तो इनसे बातचीत करते हैं। बायो तो वैसे सर काफ़ी हार्ड है, उसका एक एक वर्ड काफ़ी भारी भारी रहता है, हेवी रहता है, तो कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं आप और बच्चों को कैसे करवाते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने सभी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम बच्चों के विषय में कुछ ले करके तो आ रहे हैं जी। ताकि बच्चे जो यूट्यूब पर फेक चीज़ें देख रहे हैं उनसे थोड़ा अलग जाए और वो चीज़ें देखें जो उनके लाइफ के लिए सिक्योरिटी हो। और मैं उन दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं और उन लोगों को भी एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार ये चीज़ें ज़रूर देखें कि ये लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। और रही बात मेरे सब्जेक्ट की बायो की, तो हम लोग जो भी मेरी टीम है, जैसे फिजिक्स में हम लोग सुमन सर जो है हम लोग का मार्गदर्शक है, गाइड वही करते हैं। केमिस्ट्री में मनीष सर हो गए, इंग्लिश राणा सर हो गए, अजय सर अभी मैथ के लिए हैं। तो इन सभी टीचर से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि वो काफ़ी पुराने टीचर हैं। और हमने एक चीज़ सीखा है कि बच्चे जब यहाँ शहर में आते हैं तो उनके दिमाग में बिहार टॉप करना या डिस्ट्रिक्ट टॉप करने का सपना रहता है जी। सिर्फ सपना रहता है। उस पर एक शायरी मैं अक्सर क्लास में बोला करता हूँ कि सिर्फ सोच लेने से नहीं बनते हैं सिकंदर, सिर्फ सोच लेने से नहीं बनते हैं सिकंदर, कुछ तो युद्ध ज़रूरी है शहंशाह स्थापित करने के लिए। ठीक है, मतलब अपने मन में सिर्फ ये सोच लिया कि मैं बिहार टॉप कर जाऊंगा तो नहीं कर सकते, कम से कम अपने उस परिस्थितियों से, अपने उस माहौल से लड़ना है। और जो सिकंदर भी बना था वो अपने बल पे नहीं बना था, उसके मार्गदर्शकों की बलबूते पर, उसके जो गुरुजन थे, अरस्तु का जैसे नाम आता है, प्लूटो का नाम आता है, इन लोगों का। तो आपका टॉप कराने के लिए उस लेवल का एक गुरु भी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सिकंदर के समय भी बहुत सारे राजा हुआ करते थे, है ना, लेकिन उसको सिकंदर बनाने का काम उनके गुरुजी ने किया। तो एक टीचर पे बिलीव रखना स्टूडेंट को चाहिए, टीचर के प्रति। और बायोलॉजी में बात करते हैं तो बायोलॉजी विषय ही नहीं है। बायोलॉजी मेरे नज़रों में एक खेल है जिसे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं वो आपके आसपास हो रही है। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस डेली लाइफ में हो रहे हैं। आप उसको जो है ऑब्जर्व करना सीख जाओ, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी का टोटल पॉइंट जो हार्डेस्ट है उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक्स आता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं देखो भैया इसको तोड़ो, हिंदी में आ जाओ या इंग्लिश में ही चलो। स्वपोषी के नाम से जान गए, परपोषी, पर माने दूसरे पर,
पोषण माने लेने वाला, दूसरे से क्या लेगा खाना, तो क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। तुम हो तो तुम परपोषी हो, काहे हो, तुम पापा मम्मी के बलबूते पर खा रहे हो तो परपोषी हो, ज़्यादा उसको लॉजिकली लेना ही नहीं है। तो बायोलॉजी को लोग हार्ड बनाए हुए हैं, है नहीं। प्रैक्टिकल में बच्चा रटता है कि लीवर लीवर लीवर, अरे लीवर क्या है, ज़्यादा तुम डेली जाकर के मुर्गा खाते हो, मछली खाते हो, कहीं जाकर के बकरा कोई खा रहा है, मीट खा रहे हो, भाई जाकर के दुकान से लीवर लाओ ना, देखो क्या होता है लीवर। तो मैं उनको वाई क्लास में इस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि देखो ये चीज़ें होती है, कुछ नहीं है इसमें, जो ये दिख रहा है ये इसका न्यूरॉन्स है, यहाँ से ये वेन्स होते हैं, यहाँ से ब्लड जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़, तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें होने वो सेट हो जाती है, ठीक है। और जब वो चीज़ें सेट होने लगती है तो बच्चा बड़ा अच्छा सीखने लगता है। जैसे हम लोग लोको मोशन पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स का चैप्टर है मोशन, तो हम लोग का बॉडी का मोशन होता है लोको मोशन, बॉडी धीरे धीरे चलता है, तो हम कहते हैं लोको मतलब रोको खुद को, हम मोशन माने गति करो, रोको गति करो, रोको गति करो, तो हमारा हाथ ये मूवमेंट कर रहा है लोको मोशन है, हड्डियाँ मूवमेंट कर रही है लोको मोशन है। हम लोग हार्ड मोशन में नहीं जा सकते, तो हम लोग लोको मोशन करते हैं। बच्चा हिलता है लोको मोशन है, तो सबको समझाने का तरीका है, डांस कर रहा है तो लोको मोशन में, चीज़ों को समझाने का, जैसे ब्रेन है, जैसे ब्लड ही चल रहा है बॉडी में, तो बच्चा सोचता है कि ब्लड कैसे चल रहा होगा। अब कुछ करना नहीं, मोटर लाना है, पाइप लगा के उसको दिखाइए, देखो ब्लड ऐसे ही चलता है, जैसे मोटर में पाइप चलता है वैसे ब्लड तुम्हारा मोटर के रूप में तुम्हारा हार्ट काम कर रहा है। तो चीज़ें आसान है, बस उसको उस तरह का समझाना ज़रूरी है। बेशक कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हार्ड हैं बायोलॉजी में, तो उन वर्ड्स को क्या करता है बच्चा रटने लगता है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उसके बेसिक नीड पे जाएं, वो उस बेसिक स्ट्रक्चर पे जाएं, तो वो वर्ड कई खंडों से मिलकर बना है, हम एक एक पार्ट्स को पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम होता है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में, वो उन लोगों को हार्ड लगता है। तो जैसे हम लोग जैसे अभी आज ही पढ़ गया है कैरोलस लीनियस, बच्चा भूल जाता है जी, है ना, तो हम लोग उसको याद कर लो, कैरोलस को कर लो, लिंगा लिंगा लीनियस, हाँ लिंगा लिंगा लीनियस, तो लिंगा लिंगा जो गाना है उस पर बच्चों का सेट हो जाता है। तो वो चीज़ें लाइफ में क्या होती है लंबे समय तक याद रहती है, और ठीक है, और उसको एक खेल के तहत और बिल्कुल इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाया जाए तो हम लोग आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। हम लोग कुछ ट्रिक्स पढ़ाते हैं, जैसे हम बीमारी में ट्रिक्स पढ़ाते हैं, तो बीमारी में ट्रिक पढ़ाते हैं तो सर को लेकर पढ़ाते हैं। अच्छा, इनको मतलब ट्रिक्स जैसे है कि हमारा जीवाणु पे होता है बीमारी, तो हम कहते हैं कि पंडित जी हमारे हैं मनीष सर, तो ये मनीष सर का जो टीका लगा के आते हैं, ये अक्सर देखेंगे सुबह में टीका लगा के आते हैं, तो ये हर रोज़ सुबह नहा के आते हैं तो नया टीका लगा के आते हैं, तो हम इनको कहते हैं कि पंडित जी का टीका न्यू है। कौन पंडित जी का? तो मनीष सर का। तो मनीष सर का टीका न्यू है। टीका न्यू का मतलब वो पूरा लॉजिक है, प माने प्लेग, डी माने डिप्थीरिया, त माने तपेदित टाइफाइड, तो तपेदित हो गया टीबी जिसको बोलते हैं क्षय रोग। तो ऐसे कहते पंडित जी जापानी इन्फ्लुएंजा, का काली खांसी, टेटनस, टी से टेटनस ना, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैज़ा, हेपेटाइटिस, पूरे तरीके से। किसी को अब कोई कहानी समझाना हो कि भाई विषाणुओं से कैसी बीमारी होती है या प्रोटोजोआ की बीमारी, तो बच्चा रट रहा है, तो उसको हम लॉजिकली बताते कि देखो भैया प्रोटोजोआ वाला जो होता है ना, उसमें हम बताते कि देहात में आजकल लड़का पढ़ते पढ़ते बाल गिर जा रहा है, तब जाकर उसकी शादी होती है, तो उसका दामाद जो है वो गांजा है, गांजा मतलब बाल गिर गया है, तो हम कहते हैं गांजा दामाद जो है वो पता चला उसके ससुरों की गांजा पीता है, गांजा, तो कहते हैं दामाद जो है वो गांजा है और वो क्या खा रहा है, फूंट खा रहा है, देहात में मिलता है ककड़ी साइज का, तो कहते हैं दामाद गांजा, दामाद खाए फूंट। तो बच्चा सब जो है उसको कॉमेडी रूप में लेता है, उसको हम लोग याद कराते हैं गांजापन, दामा है ना, दामाद में दामा, दाद, खाज, खुजली है ना, फूट में जापानी इन्फ्लुएंजा रोग है, इसमें फूट के मतलब होता है हम लोगों के पैरों में एक बीमारी होती है एथलेटिक फूट, तो गांजा दामाद खाए, ए माने एथलेटिक, अफू माने फूट। तो ऐसे बहुत सारे बीमारियों का हमने खुद ट्रिक्स बनाया हुआ है ताकि बच्चों को याद रहे। कवक का ट्रिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ते पापा काम पे सोते हैं, पापा ड्यूटी पर गए हैं जाके सो गए, तो बच्चा जो है ना उसको ओरली भी याद कर सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस पे विषाणु पे पढ़ते हैं कि हम फिल्म बनाने, हम खुद पे ही बताते कि हम फिल्म बनाने गए थे, तो एक हीरोइन थी रेखा, वो मेरे साथ पहली फिल्म बनाई, इसके बाद मैं हिट हो गया, तो मैं रेखा के सहयोग से हिट हो गया, और फिर जब मैं हिट हो गया तो रेखा मुझे छोड़ के चली गई, तो उस पर लिखवाते हैं कि रेखा मुझे हिट करके चुपके से छोड़ गई। ये पूरा ट्रिक है जो है रे बीच, र माने रे, ख माने खसरा, रे बीच है ना खसरा, रेखा हमें हेपेटाइटिस हो गया, मेनेजाइटिस हो गया, हिट करके हेपेटाइटिस हो गया, करके माने
ये वाला अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना को भी जोड़ दिया गया है, कॉमन है कोरोना ना। तो इस तरह से हम लोग बच्चे को एक इंजॉय मूड में पढ़ाते हैं कि बच्चे कभी भी उसके प्रति जो है बोरियत महसूस ना करें। ये हम लोग को कल हाँ, ये तो बोलना लाजमी होगा कि सर जो जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं और जिस मेथड से बता रहे हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चा नहीं होगा वो भी रुचि ले लेता होगा बायोलॉजी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए शहर में जैसे सर लोग ही बताते हैं, हम तो अभी बायोलॉजी के सेक्टर में 2 साल लगभग हुए आए हुए, तो सर लोग भी बताते हैं कि एक माहौल बन गया है बायोलॉजी का। पहले इस तरह का माहौल नहीं था, एक माहौल बन गया, बच्चे अब बायोलॉजी लेने के लिए इंटरेस्टेड हो गए हैं, चलो भाई बायोलॉजी लेते हैं, अच्छा लगता है। तो चीज़ें, और आज के डेट में बायोलॉजी का मांग भी है। कोरोना के बाद लगा कि हमें अपने इस मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर के, नर्सों की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को प्रारंभिक स्तर से, इंटरमीडिएट स्तर से ही उस तरह का सोच डेवलप करें कि वो डॉक्टर और नर्स बनने लायक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बायोलॉजी पास होने के लिए बन रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि तुम डॉक्टर और नर्स बनने लायक हो, तुम नीट क्वालिफाई कर सकते हो उस छोटे स्तर से भी। ये चीज़ें हम लोग जगाने के लिए पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह का हम लोग नया चीज़ें लेकर के आ रहे हैं ताकि बेहतर करे बच्चा। जी देखिए, जो शिक्षक का योग्यता है उसके बारे में तो कोई माप नहीं सकता है कि किस हद तक शिक्षक की योग्यता होती है, और क्या योग्यता होती है कि इतने हार्ड चीज़ों को भी वो आसान बना देते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से पढ़ सके। और आपने एक जीता जागता यहाँ पर सबूत देखा कि किस तरह से सर जो है इतना हार्ड सब्जेक्ट को भी ईजी बनाकर, एक फ़नी मूड में बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनको बोरियत भी फील ना हो और अच्छे से वो समझ भी सके। और कम्युनिकेशन सर का तो आपने देखा है कि किस तरह से बच्चों के साथ, सर आपका तो रिलेशन जो होता होगा बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से बन जाता होगा। बहुत अच्छे से जिस तरह से आप पढ़ाते हैं बच्चों के साथ मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहता है। और इस तरह के बच्चे भी बाहर कहते हैं कि सर हम लोगों की एज ए फ्रेंड है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ होती है तो खुद आके पूछते हैं कि सर जी ऐसा दिक्कत है, क्या करें। तो उन लोगों को भी उस तरह का गाइड किया जाता है कि देखो बाबू ये चीज़ें करो, ऐसे करो, ठीक होता है। तो एक फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता था। हम एक्चुअली में सीटेट भी पढ़ाते हैं, तो सीटेट में हम लोग बाल विकास पढ़ाया करते थे, पेडागोगिक बोलते थे। तो उसमें हमने पढ़ा था और पढ़ाते थे भी कि स्टूडेंट के साथ एक टीचर का व्यवहार जो होना चाहिए मित्रवत होना चाहिए। अगर स्टूडेंट के साथ टीचर का व्यवहार इको फ्रेंडली नहीं है तो स्टूडेंट टीचर से कुछ भी क्वेश्चन अराइज करने में डरेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, हम स्टूडेंट की गलतियों को निकालना चाहते तो पहले उसके साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि दूर से तो उसकी गलतियां नज़र आएगी नहीं। तो इसलिए हम लोग पहले उसके साथ एक ऐसा जो है व्यवहार स्थापित करते हैं कि वो एक तरह का फ्रेंड हो जाए और वो अपने सब कुछ खुद ब खुद बताए, मुझे पूछने की ज़रूरत न पड़े। तो वैसा मैं फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश करता हूँ स्टूडेंटों के लिए। ताकि सर आप मेथड को इतना ईजी बनाने के लिए कितना हार्डवर्क करते हैं? काफ़ी टाइम लगता होगा आपको? चीज़ें आसान बोले ना कि चीज़ें आसान बनाने के लिए कई बार हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो नहीं बोलते हैं हम लोग, अक्सर स्टूडेंट जानते हैं कि सर बड़ा डायलॉग बोलते हैं, तो बोलते हैं कि यूँ सोच लेने से कहाँ मिलती है सफलता, कई बार खुद को भी पसीने और धूप में जलाना पड़ता है, तब जाके बनती है महल, जब ईंट और ईंट को जुटाना पड़ता है। तो हर चीज़ें ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके लिए ये कथक हर टीचर जो होता है वो क्लास में इतना इजीली तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ज़रूर उस टीचर ने कई रातें अपने आप को जगाई होगी उसके लिए। बच्चे जिसको आसान समझ रहे वो रियल में आसान नहीं था, उसको आसान बनाने के लिए टीचर ने खुद को काफ़ी ज़्यादा जो है उस तरह का माहौल में डाला होगा, उस चीज़ों को जाना होगा और फिर उसने अपने लैंग्वेज में उस चीज़ों को बदली होगी। तो काफ़ी समय लगता है टीचर को उस चीज़ को वैसे माहौल में या वैसे चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग जैसे पढ़ते थे यहाँ पर, हम लोगों को याद है 2010-11 में तो मैं खुद सुमन सर से पढ़ा करता था, तो वो अक्सर शायरी बोला करते थे। मैं जब भी क्लास जाता था तो उनके बोर्ड पे लिखा रहता था, कोई ना कोई नया शायरी लिखा रहता था और मोटिवेशन रहता था। तो हम लोगों के लिए वो इतना ज़्यादा एक तरह से क्या ना कि एनर्जेटिक काम करता था। बायोलॉजी के वर्ड्स में क्या कि कार्बोहाइड्रेट का काम वही कर देता था। और फिर भूख प्यास नहीं लगता था कि नहीं आज 200 न्यूमेरिकल बनाने हैं, तो हम लोग 200-250 न्यूमेरिकल एक दिन में बना देते थे। सर को परेशान कर देते थे कि देखिए सर न्यूमेरिकल, तो वो पूरा चेक भी नहीं करते थे कि 250-250 लड़का न्यूमेरिकल बना के आएगा। तो फिर कभी कभी वो घर पे बुलाते थे, रूम पे बुला करके पढ़ाते थे, जो अच्छे स्टूडेंट होते थे। और इनके मार्गदर्शन में, सुमन सर के मार्गदर्शन में मैंने BHU क्रैक कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में BHU भी गया और वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग भी हुआ। तो IIT के तहत गए हम लोग, फिर BHU एंट्रेंस भी दिया हमने, क्योंकि IIT के तहत जो सब्जेक्ट से बेहतर नहीं मिल रहे थे। फिर BHU एंट्रेंस के तहत मैंने सब्जेक्ट किया और माइक्रोबायोलॉजी से मैंने जो है आगे की पढ़ाई करी।
काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़। आकाश सर, मैंने जैसे कि मनीष सर और राणा सर से भी सवाल किया था कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके और अपने फील्ड में अच्छा कर सके, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए पढ़ाई के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि उन्हें प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं हो सकता, घंटे गिने जा सकते हैं। तुम्हारा मन नहीं, मत पढ़ो। मन है 1 घंटा पढ़ो, लेकिन 1 घंटा कंट्रोल करके मन से पढ़ो। बच्चों को टीचर्स और उनके गाइडर है, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये बात बतानी चाहिए कि उनके लाइफ में ये किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहली चीज़ है ये, क्योंकि बच्चे रियल में समझ ही नहीं पाते कि एजुकेशन हमारे लाइफ में किस तरह का मोल रखता था। वो इसलिए जान पाते, इसलिए पढ़ते हैं कि हमें बेहतर रिजल्ट लाना है, डिग्री बनानी है बस। तो स्टूडेंट को ये बात बतानी पड़ेगी कि ये जो एजुकेशन है सिर्फ डिग्री नहीं है, ये तुम्हारे लाइफ का वो नींव है जिसके बलबूते तुम जीवन जी सकते हो। जिस दिन हमें ये बात स्टूडेंट के दिमाग में बैठा है, उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पढ़ेगा। तो पहले हमें ये बात ज़रूरी बतानी है बच्चे को कि एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है तुम्हारे फ्यूचर निर्माण के लिए, और फ्यूचर का निर्माण कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उस निर्माण के लिए घंटों लगे रहो। क्लास में तो तुम्हारा मेहनत टीचर ने कर दिया। आज के डेट में एजुकेशन आसान हो गया है, चीज़ों को ढूंढना गूगल बाबा कर लो। तो हम लोग पहले बुक में ढूंढते थे, अब तो गूगल बाबा। तो एजुकेशन आसान है, बस बाबू आधे घंटे 1 घंटे 30 मिनट 40 मिनट का शिफ्ट बना लो। हर शिफ्ट में 30 मिनट पढ़ो, 30 मिनट अपना जो करना है करो, फिर 30 मिनट का शिफ्ट बनाओ, फिर पढ़ो। तो बोझ लेके नहीं पढ़ना है, एक फ्रेश मूड के साथ, एक इंटरटेनिंग मूड के साथ पढ़ो और अपना दिमाग लगाओ कि सर ने ये पढ़ाया था तो मैं इस पर क्या बना सकता हूँ। ठीक है, तब वो बच्चा जो चीज़ करेगा वो बिल्कुल उसके लिए क्या होगा, नया होगा, और उसको पढ़ने की इच्छा जगेगी, क्योंकि उसने इन्वेंशन किया है ना। भले ही वो मार्केट में इन्वेंट है। एक बच्चा पहली बार जब माचिस जलाता है ना, वो जीवन में सबसे ज़्यादा खुश होता है। अपने मम्मी को जाकर बोलता है, मम्मी मैंने माचिस जला ली, मतलब उसके लिए बिल्कुल नया है। तो बच्चे ने अगर कोई इन्वेंशन किया जो भले ही मार्केट में हो गया हो, उसके लिए नया है, तो उसकी इच्छा जगेगी कि मैं और इन्वेंशन करूँ। तो टीचर का काम है कि कुछ ऐसा वर्क दे कि बच्चा इन्वेंट करे। हम कभी कभी चना दे देते कि चना फुला के देखो कहाँ से उसका जो है अंकुरण हो रहा है, देख के लाओ तो अंकुरण कहाँ से हो रहा है। तो बच्चा खोजता है अंकुरण कहाँ से हो रहा है। कई बार बोलते कि पत्ता लेके आओ, बताते हैं कौन एक बीजीय पौधा है कौन द्विबीजीय। तो बहुत सारा बच्चा अलग अलग जगह से पत्ता तोड़ के लाता है, पूरा बक्सा में भर के बैग में कि ये सर लीजिए, बताइए कौन एक बीजीय है। कई बार फूल लेके आता है कि फूल पे दिखाते हैं हम तुमको कि कैसे इसके जो ऑर्गन्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सब बहुत सारा फूल लेके आता है। तो जब बता देते तो घर जाके फिर उसी फूल पे क्या करता है, रिसर्च करता है। माइक्रोस्कोप में भी 2-3 दिन से बैक्टीरिया दिखा रहे हैं वो लोगों को। तो वो लोग जा करके वो जो है अभी इंस्ट्रूमेंट वाला माइक्रोस्कोप आता है ना छोटा वाला, तो उस पर जा करके देख रहा है हाथ में कि बैक्टीरिया है कि नहीं, और वो जाके कहता है सर दिख ही नहीं रहा है। तो उन सबको बताना पड़ता है कि वो दिखेगा नहीं, चलो प्रैक्टिस तो किया ना कम से कम। तो वो चीज़ें बच्चों को जगाना ज़रूरी है, उनके लक्ष्य के प्रति, उनके जो है फ्यूचर के प्रति सबसे पहले एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों ने बात किया इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायो के टीचर से, और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि कैसे छात्रों को अपने स्टडीज़ के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, और जिनके अंदर डर है या कॉन्फिडेंस की कमी है उनको क्या कुछ करना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस वो गेन कर सके और उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके। और हमारी तो इतनी लेवल नहीं है कि हम टीचर की भूमिका के बारे में बता सके कि वो क्या रोल अदा करते हैं छात्रों के जीवन में, हमारे जीवन में। तो इसी के साथ अभी हाट जंक्शन के बने रहिए। मैं दिव्या वर्मा, धन्यवाद।